गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, अपना अभी जो है चैप्टर 4 चल रहा है, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म की अपन बात कर रहे हैं। आज अपन लेक्चर 6 देखेंगे। इसमें लेक्चर 6 में अपन जो है देखने वाले हैं कि किस तरह से जो है फॉरेस्ट मतलब जो ये एक्ट लगा था, फॉरेस्ट एक्ट जब लागू हुआ था तो उसके बाद में बहुत सारे के जो वेरियस पार्ट्स थे, जैसे कि आपको बताया था कल मैंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर किस तरह से जो है इफेक्ट पड़ा था। इसके बाद में हंटिंग जो सेक्शन था, ठीक है, हंटिंग पर जो है हंटिंग की किस किस को जो है परमिशन थी और किस किस को परमिशन नहीं थी, ठीक है, हंटिंग सेक्शन को किस तरह से लिया गया था फॉरेस्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो उसकी अपन जो है चर्चा कर रहे थे कि जो लोग थे, प्रॉपर रहने वाले जो लोग थे, ठीक है, वो हंटिंग से अपना जो जीवन व्यापन कर रहे थे। छोटे मोटे जो तितर बटेर वगैरह जो भी थे, उनकी शिकार करके जो है अपना जीवन व्यापन कर रहे थे, तो उन पर तो क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। और जो बड़े बड़े जो अधिकारी थे या रॉयल कोर्ट के जो राजा महाराजा थे, वो इस शिकार को क्या समझ रहे थे, खेल जो है वो समझ रहे थे, ठीक है। इसकी अपन चर्चा कर रहे थे। अपन पेज नंबर 88 पर हैं बेटा। आज हम देख रहे हैं, देखो अपन बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है मतलब कल ये जो हंटिंग सेक्शन था उसमें फॉरेस्ट एक्ट का किस तरह से जो इफेक्ट रहा, तो उसकी अपन ने चर्चा कर रहे थे। दे बिलीव्ड दैट बाय किलिंग डेंजरस एनिमल्स द ब्रिटिशर्स वुड सिविलाइज इंडिया। आपको मैंने बताया था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ के जो बड़े बड़े जीव जंतु, जो जंगली जीव थे, उनको क्या मानते थे, जंगली मानते थे, बर्बर मानते थे, आदि समाज का प्रतीक मानते थे। आदि समाज के प्रतीक का मतलब ये हुआ उनको बहुत ही लो कैटेगरी के जो है उनको मानते थे। इस वजह से वो ये कहते थे कि हम इनका शिकार करके हिंदुस्तान को इससे मुक्त करना चाहते हैं। वो ये कहते थे कि हम इन सभी बड़े जीवों का शिकार करके हिंदुस्तान को इससे क्या करवाना चाहते हैं, मुक्त करवाना चाहते हैं, ठीक है। इस वजह से हम इनका क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, they gave rewarded for killing of tigers, wolves and other large animals on the grounds that they posed a treat to cultivator। अब देखो, जो ब्रिटिशर्स थे वो लोगों को इनाम देते थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो लोगों को इनाम देते थे। किस बात के लिए इनाम देते थे कि आप जो वो टाइगर्स हैं, बाघ, वॉल्स, भेड़िए जो भी हैं उनका शिकार करो और आप इनाम ले जाओ। क्योंकि जो ये जो बाघ और जो भेड़िए हैं, टाइगर एंड वॉल्स जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं, कल्टीवेटर्स का मीन जो किसान हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे वो उन लोगों को इनाम दे रहे थे जो भेड़िए और बाघ का शिकार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि ये जो बाघ और जो भेड़िए हैं वो कल्टीवेटर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो भी किसान है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इनका अब क्या कर देना है, शिकार कर देना है, ठीक है बेटा। तो देखो इसके बाद में फिर क्या हुआ। अब जैसे ही जो मतलब रिवार्ड की जैसे ही बात आई तो लोगों ने मतलब जो है धड़ाधड़ क्या करना शुरू, हंटिंग करनी जो है वो शुरू कर दी। ओवर 80,000 टाइगर्स, 1,50,000 leopard and 2 lakh wolves were killed for reward in period 1875 to 1925। अब देखो मतलब रिवार्ड के चक्कर में, इनाम के चक्कर में 1875 से लेकर 1925, ठीक है, फ्रॉम 1875 टू 1925 लगभग 80,000 टाइगर्स, ओके, 1,50,000 लियोपार्ड, 1,50,000 लियोपार्ड, ओके, and 2 lakh wolves, ओके। ये चीज समझ में आई आपको? इतने सारे के जो जीवों की क्या कर दिया, हत्या कर दी गई, ठीक है, किस बात के लिए, इनाम देने के लिए, ठीक है। तो देखो इसमें
ये सब लगभग 50 ईयर्स हो गए। ओके, सॉरी 25 है यहाँ पे। ओके, 1875 से लेकर 1925 तक लगभग 50 वर्ष का टाइम हो गया। 50 वर्ष के टाइम के भीतर जो हैं लगभग 80,000 टाइगर्स, ठीक है, एंड 1,50,000 लियोपार्ड एंड 2 लाख वॉल्स की हत्या कर दी गई, ठीक है, उनका जो है शिकार कर दिया गया। अब देखो, ग्रेजुअली द टाइगर कैम टू बी सीन इन सपोर्टिंग थ्रोनी। अब देखो, स्पॉटिंग थ्रोनी मतलब जो टाइगर का मतलब ये होता कि यदि कोई भी व्यक्ति टाइगर का शिकार करेगा, हंट करेगा, तो उसे स्पोर्ट्स थ्रोनी के रूप में देखा जाने लगा, खेल ट्रॉफी के रूप में जो है वो देखा जाने लगा। टाइगर का जो शिकार था वो स्पोर्ट्स थ्रोनी के रूप में देखा जाने लगा। स्पोर्ट्स थ्रोनी का मीन क्या हुआ कि खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। जैसे कि यदि किसी ने जो है 50 टाइगर्स को हंट किया है, शिकार किया है, ठीक है, तो जैसे अपन अर्धशतक मानते हैं, शतक मानते हैं, वैसे सेंचुरी, हाफ सेंचुरी वैसे ही था, ठीक है। तो मतलब ये टाइगर का हंट जो था उसे किस रूप में देखा जाने लगा? स्पोर्ट्स थ्रोनिंग के रूप में जो है वो देखा जाने लगा, खेल ट्रॉफी के रूप में जाना जाने लगा। मतलब टाइगर का शिकार करना एक प्राउड की फीलिंग थी, ठीक है। टाइगर का शिकार करना में क्या माना जाता था? प्राउड माना जाता था कि बहुत अच्छा जो है वो काम किया है, ब्रेवरी वाला काम किया है। तो देखो इसमें द महाराजा ऑफ सरगुजा अलोन शूट 1157 टाइगर्स एंड 2000 लियोपार्ड अप टू 1957। अब देखो 1957 की ये घटना है, ओनली 1 ईयर की बात है, 1957। ओके, 1957 में महाराजा ऑफ सरगुजा, ये ध्यान में रखना है आपको। सरगुजा अलोन शूट $57 टाइगर्स, 2000 wolves। ओके, 1957 ओनली एक ही साल में महाराजा ऑफ सरगुजा के जो महाराजा थे उन्होंने अकेले ने शूट किए थे, मतलब 1157 टाइगर और 2000 तक वॉल्स का मीन भेड़िए, ठीक है। तो देखो मतलब ये ट्रॉफी के रूप में माना जाए, ठीक है। तो महाराजा जो सरगुजा के जो महाराज थे, ठीक है, उन्हें बहुत ही जो है ब्रेवरी माना गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगभग 1157 टाइगर्स को क्या किया था? शूट किया था, ठीक है। 1157 टाइगर्स को शूट किया था एंड उधर जो है 2000 वॉल्स को भी उसने शूट किया था अकेले ने, ठीक है। तो इस वजह से इनको बहुत ही क्या माना गया? ब्रेवरी माना गया। एंड नाउ सी ए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जॉर्ज विल किल 400 टाइगर्स। अकेले ने एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था, ठीक है, उसने अकेले ने जो है 400 टाइगर्स को क्या किया था? शूट किया था। मतलब उसने भी 4 सेंचुरी जो है वो कंप्लीट की थी, इसने 11 सेंचुरी एंड हाफ सेंचुरी कंप्लीट की थी। अब देखो इनिशियली सर्टेन एरिया ऑफ फॉरेस्ट वर रिजर्व्ड फॉर हंटिंग। धीरे धीरे या बहुत ही जल्दी जो है क्या हो गया, मतलब जो फॉरेस्ट का जो एरिया था वो किस चीज के लिए रिजर्व हो गया? हंटिंग के लिए। मतलब जैसे जंगल का जो कुछ भाग था वो किस चीज के लिए रिजर्व हो गया कि यहाँ तो सिर्फ क्या होगी? हंटिंग होगी। इस चीज के लिए जो है वो रिजर्व हो चुका था, ठीक है। अब इसके बाद की देखेंगे अपन। Only much later did environmentalists and conservators begin to argue that all these species of animals needed to be protected, not to killed. इसके बाद में कुछ ही समय बाद में, या only much later बहुत समय बाद, ठीक है, for environmentalist का मीन ये हो गया जो पर्यावरणविद थे, जो पर्यावरण की रक्षा करना चाहते थे,
वो एंड कंजर्वेटर्स, कंजर्वेटर का मीन ये हो गया जो संरक्षण करता थे, ठीक है। उन्होंने बीइंग टू आर्ग्यू, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, ठीक है, एक आर्ग्यू रखा दैट ऑल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स की ये जो मतलब पशुओं की जो प्रजातियां हैं नीडेड टू बी प्रोटेक्ट, उन्हें प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, नॉट किल्ड, मारने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कुछ एनवायरमेंटलिस्ट और जो कुछ कंजर्वेटर्स जो थे उन्होंने इस चीज के लिए आवाज उठाई, किस चीज के लिए, कि ये जो मतलब एनिमल्स की जो स्पीसीज है, प्रजातियां जो हैं, उन्हें मारने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनका हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको कि ब्रिटिशर्स जो पीरियड था उसमें बहुत सारे के एनिमल्स की हंटिंग हो गई थी और कुछ स्पीसीज तो फिनिश हो गई थी, कुछ प्रजातियां तो बिल्कुल ही विलुप्त हो चुकी थी, मतलब उस प्रजाति के जानवर देखने को मिलते ही नहीं थे, ठीक है। लेकिन बहुत समय बाद में जब ये एक समय ऐसा आया कि फॉरेस्ट का जो एक एरिया था वो तो सिर्फ हंटिंग के लिए रिजर्व रख दिया, भाई यहाँ पे सिर्फ शिकार ही हो सकता है, ठीक है। मतलब इस हद तक कंडीशन खराब हो चुकी थी कि लोग अब हंटिंग की तरफ ज़्यादा जो है अपना कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, ठीक है। फिर इसके बाद में बहुत समय बाद में जो है कुछ एनवायरमेंटलिस्ट थे, ठीक है, और कुछ कंजर्वेटर्स थे, उन्होंने अपनी एक आवाज़ उठाई कि हमें इन जीवों की ये जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनकी हमें हत्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन देना चाहिए, ऐसा इन्होंने जो है वो कहा। अब इसके बाद में देखो न्यू ट्रेडर, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज की अपन बात करेंगे कि किस तरह से जो है जो फॉरेस्ट एक्ट जो इम्पोज हुआ था उसके बाद में क्या तो नए ट्रेड बने, कौन से नए नए व्यापारिक गतिविधियां हुई, ठीक है, एंड न्यू एम्प्लॉयमेंट, किस तरह से नया जो है लोगों को रोजगार मिला, और न्यू सर्विसेज, किस तरह की नई नई जो है सेवाएं जो है वो मिली। तो ठीक है बेटा, वो अपन जो है वो अब देखेंगे। ये सब जितना भी जो देख रहे हैं अपन, वो कौन से इफेक्ट देख रहे हैं बेटा, वो अपन देख रहे हैं कि जो फॉरेस्ट एक्ट इम्पोज्ड हुआ था, ठीक है, उसके बाद में जो 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 चेंजेस हुआ फॉरेस्ट सोसाइटी में, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं कि फॉरेस्ट सोसाइटी में फॉरेस्ट एक्ट इम्पोज होने के बाद में क्या क्या चेंजेस हो गए थे। तो देखेंगे अपन न्यू ट्रेड्स, न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट, न्यू एम्प्लॉयमेंट, न्यू सर्विसेज। ओके बेटा, न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। तो देखो, while people lost out of many ways after the forest department to control of forest, some people benefited from the new opportunity that had opened up in trade। अब देखो, हालांकि बहुत सारे के लोगों ने अपना जो है अपने जीवन जीने का जो तरीका था, ठीक है ना, लाइफ स्टाइल जो थी वो बहुत सारे के लोगों ने खो दी थी। किसके बाद में, जब फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ था उसके बाद में, या ब्रिटिशर्स के द्वारा जब फॉरेस्ट को कंट्रोल में ले लिया गया था उसके बाद में। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे के ऐसे लोग थे जिनको नई अपॉर्चुनिटीज मिली थी अपना जो है नया ट्रेड शुरू करने के लिए, मतलब उन्हें जो है नई व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने का उनको क्या मिला था, एक मौका भी जो है वो मिला था, ठीक है। कुछ लोगों को इससे लाभ हुआ था बिकॉज न्यू अपॉर्चुनिटी दैट हैड ओपनड अप इन ट्रेड, क्योंकि कुछ नई जो अपॉर्चुनिटीज थी वो ट्रेड में क्या हो गई थी, ओपन हो गई थी, ठीक है। व्यापार जब शुरू हुआ तो बहुत सारी की अपॉर्चुनिटीज भी जो है शुरू हो गई थी। अब देखो, मैनी कम्युनिटीज लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। बहुत सारे के जो समुदाय थे उन्होंने अपने ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशंस थे, परंपरागत जो रोजगार के जो साधन थे उनको छोड़ा और उन्होंने एक नया जो है ट्रेड शुरू किया, स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जो फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट मिल रहे थे उनका उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया। उन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था वो तो छोड़ दिया,
और फॉरेस्ट प्रोडक्शंस का मतलब वन्य जो उत्पादक थे उनका उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया। ठीक है, आपको पता है फॉरेस्ट से बहुत सारे के जो है चीजें मिलती हैं अपने को, उन सब चीजों का अच्छा प्रोडक्शन अगर होता है तो व्यापार जो है उन्होंने शुरू कर दिया था। अब देखेंगे अपन किस तरह से व्यापार शुरू हुआ। तो देखो, दिस हैपन नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। ये सब इंडिया में ही नहीं हुआ बल्कि पूरे विश्व में हुआ कि लोगों ने जो है अब फॉरेस्ट प्रोडक्शन का ट्रेड शुरू कर दिया था। मतलब जंगलों से मिलने वाली जो चीजें थी उनका उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया था, लोगों को बेचना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझे इस चीज को। तो देखो क्या हुआ था, विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर रबर इन मिड 19th century, द Munduruku peoples of the Brazilian Amazon who lived in village on high ground and cultivated manioc began to collect latex from wild rubber trees for supplying to traders. Now see, यदि अपन इसको समझना चाहे एग्जाम्पल के तौर पर तो देखो, ब्राजील अमेजोन की एक जनजाति थी मुंदुरुकु। ठीक है, कहाँ की रहने वाली थी बेटा? ब्राजील की रहने वाली थी एक जनजाति मुंदुरुकु उसका नाम था, जनजाति का नाम था, व्यक्ति का नाम नहीं है ये। ठीक है, तो उस जनजाति ने जो है मोनिक के पेड़ लगाने शुरू कर दिए। किस बात के लिए? मैनियोक के पेड़ लगाने शुरू कर दिए। किस बात के लिए? टू कलेक्ट लेटेक्स फ्रॉम विल्ड रबर ट्री फॉर सप्लाइंग टू ट्रेडर, लेटेक्स इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, देखो मुंदुरुकु ब्राजील अमेजोन। Brazil Amazon cultivated manioc tree began to collect latex from wild rubber tree for supplying to traders। ठीक है बेटा, ये मुंदुरुकु जनजाति थी। ठीक है, कहाँ की रहने वाली थी? ब्राजीलियन अमेजोन की रहने वाली थी। अब देखो, इन्होंने कल्टीवेट करना क्यों शुरू कर दिया? मोनियोक, मतलब इन्होंने मोनियोक वन लगाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या इकट्ठा करना था? लेटेक्स। लेटेक्स क्या होता है? एक मतलब जो है लिक्विड होता है। लेटेक्स जो होता है एक लिक्विड की तरह होता है। ठीक है, जैसे ही रबड़ का पेड़ जो होता है, ठीक है, कोई भी ये मान लो रबड़ का जो पेड़ है, ठीक है, तो रबड़ के पेड़ की जो छाल है, ये छाल इसने हटाई और ये छाल हटाते यहाँ पे क्या लगा, यहाँ से क्या निकलता था? एक जो है मतलब लिक्विड निकलता था इससे। ठीक है, और जो लिक्विड निकलता था उसके नीचे कटोरा बांध देते थे तो ये लिक्विड किस में इकट्ठा हो जाता था? यहाँ पे इकट्ठा हो जाता था। ठीक है, पेड़ की छाल हटाते ही जो है उसमें से क्या निकलता था? एक लिक्विड निकलता था जिसको लेटेक्स के नाम से जाना जाता था। और इस लेटेक्स से क्या बनाया जाता था? रबर बनाया जाता था।
ठीक है। ये जैसे पेड़ है, पेड़ की ये जैसे छाल है, इस छाल को हटाया और यहाँ पे नीचे क्या बांध दिया, एक कटोरा सा बांध दिया, तो ये जितना भी जो लिक्विड इससे निकलेगा वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। और फिर इस लिक्विड को जो है ये किसको सप्लाई करते थे, ट्रेडर्स, रबर के जो व्यापारी थे, ठीक है, ट्रेडर ऑफ रबर, रबर के जो व्यापारी थे उनको सप्लाई कर देते थे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो उससे इनको क्या मिलता था, पैसा मिलता था। क्यों? क्योंकि ये रबर जो ट्रेडर्स थे उनको सप्लाई करते थे, तो इस सप्लाई के बदले में इनको पैसा देते थे। ठीक है, तो इनकी आजीविका चल जाती थी। तो इन्होंने जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन थे, कल्टीवेशन, पहले खेती करते थे, खेती को तो छोड़ दिया इन्होंने, अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया। लेटेक्स आपको समझ में आ गया? लेटेक्स से क्या बनता है, रबर बनता है। लेटेक्स से क्या बनता है, रबर बनता है। लेटेक्स एक लिक्विड होता है, ठीक है, इससे रबर बनता है। और रबर कैसे मिलता है, जैसे ये छाल हटा दी, छाल हटा के बाद में यहाँ से जो है एक लिक्विड सा निकलेगा, ठीक है, तो वो लिक्विड यहाँ पे इकट्ठा कर लेते थे और उसको ट्रेडर्स को क्या कर देते थे, सप्लाई कर देते थे। ये चीज समझ में आ गई आपको? अब इसके बाद में देखो फिर क्या हुआ बाद में, ग्रेजुअली they descended in live in trading post and became completely depends on traders। धीरे धीरे वो जो है, पहले तो क्या, कहाँ पे रहते थे वो, हाई ग्राउंड पे, मतलब गाँव से थोड़ा या वनों से थोड़ा दूर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो वनों में रहने लगे और उन्होंने अपने व्यापार को जो है अब कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड हो गए, व्यापार के ऊपर ही जो है वो डिपेंड हो गए। इन इंडिया द ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वॉज नॉट न्यू। इंडिया में जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो थे उनका जो व्यापार होता था वो कोई नई बात नहीं थी। ठीक है, पहले से ही, स्टार्टिंग से ही जो है इंडिया में फॉरेस्ट प्रोडक्ट का जो है क्या होता आ रहा था, ट्रेड होता आ रहा था, व्यापार हो रहा था। ये जो लेटेक्स है वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, कहाँ से मिल रहा है, जंगलों से मिल रहा है। ठीक है, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, जंगलों से मिलने वाली जितनी भी चीजें थी, जंगलों से प्राप्त होने वाली जितनी भी चीजें थी उन्हें क्या बोला जाता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, जंगलों से प्राप्त होने वाले उत्पाद। ओके, तो देखो इसमें बेटा फिर क्या था, फ्रॉम द मिडवेल पीरियड onwards we have record the Adivasi communities trading elephants and other goods like hides, horns, silk, cocoons, ivory, bamboo, spices, fibers, grasses, gums and resin through nomadic communities like the Banjara। अब देखो इंडिया में ये कोई आम बात नहीं थी। ठीक है, क्यों? देखो कि फ्रॉम द मिडवेल पीरियड ऑनवर्ड, मतलब मध्य की बात है, मध्यकाल की बात है कि हमने आदिवासी जो कम्युनिटीज की एक मतलब जनजाति थी बंजारा, वो जो है व्यापार करती थी। देखो किस किस चीज का व्यापार करती थी वो, जैसे कि उन्होंने व्यापार किया हाथी मतलब उन्होंने व्यापार किया हाथी की एंड अदर गुड्स लाइक, जैसे कि उसकी खाल, ठीक है, हाथी का व्यापार करते थे, और जैसे कि उसकी खाल का, हॉर्न्स, उसके सींग, ठीक है, सिल्क कोकॉन्स का मीन होता है रेशम के कोए, सिल्क कोकॉन्स का मीन क्या होता है, रेशम के कोए। आइवरी का मीन ये होता है हाथी दांत, आइवरी का मीन क्या होता है बेटा, हाथी दांत। बम्बू बांस सभी जानते हो, स्पाइसेस सभी जानते हो, मसाले, फाइबर्स सभी जानते हो, रेशे बोलते हैं, ग्रासेस घास सब जानते हो, गम गोंद वगैरह सब जानते हो। ठीक है, रिजाइन का मीन होता है राल। ठीक है, अब देखो थ्रो नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक द बंजारा जनजाति के द्वारा जो है इन सब चीजों का क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। अब जितनी भी मैंने चीजें बताई, जैसे कि द हाइड्स ऑफ एलिफेंट, हाथी की खाल की बात की अपन ने, हॉर्न्स की बात की, सिंगों की बात की, तो जंगल नहीं होंगे तो जंतु कहाँ से होंगे, यदि जंगल फॉरेस्ट नहीं होंगे तो एनिमल्स भी नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो ये सब क्या हुए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हुए। अब देखो इसमें सिल्क कॉकन्स, ये भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। आइवरी का मीन होता है हाथी दांत। ठीक है, बम्बू ये भी जंगल से मिलने वाला है। ठीक है, स्पाइसेस मसाले ये भी जंगल से मिलने वाले हैं। फाइबर्स रेशे ये भी जंगल से मिलने वाले हैं। ग्रासेस घास से, जितने भी प्रकार की घासें हैं वो भी सब जंगल से मिलने वाली है। गम्स गोंद वगैरह एंड रिजाइन का मीन ये होता है राल।
ठीक है। तो ये सब क्या हुए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हुए। और फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो थे वो अब किस यूज में होने लगे थे, ट्रेड के रूप में यूज होने लगे थे, व्यापार में जो है वो प्रयोग में लिए जाने लगे थे। अब इसके बाद देखो, विद द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स हाउएवर ट्रेड वाज कम्प्लीटली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब देखो, जैसे ही ब्रिटिशर्स यहाँ पे पहुंचे उसके बाद में जो ट्रेड था वो किसके हाथों में चला गया, सरकार के हाथों में चला गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव मेनी लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स टू सोल राइट टू ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर एरियाज। अब देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ये समझने वाली चीज़ है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद में जो ट्रेड था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चला गया। ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो यूरोपीय ट्रेडर्स थे उनको तो परमिशन दे दी, जो यूरोपीय ट्रेडर्स थे उनको तो ट्रेड करने की परमिशन दे दी, लेकिन यहाँ के जो लोकल पीपल्स थे उनको ट्रेड करने की परमिशन नहीं दी थी। ठीक है। तो देखो, इसमें the British government gave many the large European trading firms to sole right to trade in forest products of particular areas। ठीक है। जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का जो पर्टिकुलर एरिया था उसमें उसने यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे उनको यहाँ पे ट्रेड करने का सोल राइट दे दिया। मतलब सोल राइट का मीनिंग होंगे एकाधिकार दे दिया उनको, कि बस यूरोपियन ट्रेडर्स ही यहाँ के फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट, यहाँ के मतलब जितने भी फॉरेस्ट थे उनके जो प्रोडक्ट्स थे उनका ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज और कोई भी जो है प्रोडक्ट, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनका ट्रेड नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते थे। ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल वर रेस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे जो ग्रेजिंग थी, ग्रेजिंग का मीन पशुओं को चराना, और हंटिंग पशुओं का शिकार करना, यहाँ के लोकल पीपल्स के ऊपर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, कि कोई भी यहाँ के लोग जो हैं ना तो शिकार करेंगे ना ही पशुओं को यहाँ पे चराएंगे। ठीक है। इन द प्रोसेस मैनी pastoralists and the nomadic communities like the Korau, Karancha and Yerukulla of the Madras presidency lost their livelihoods। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे के जो मतलब पेस्ट्रोलिस्ट जो थे या नोमेडिक कम्युनिटीज जो थी यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि कौरव हो गए, कारछा हो गए और येरुकुल्ला जो थे मद्रास के, इन सभी ने जो है क्या खो दिया था, देयर लिवलीहुड्स, अपने जीवन व्यापन के जो साधन थे वो सब खो दिए थे। क्योंकि उनका जीवन व्यापन किससे हो रहा था, जैसे जंगलों में पशुओं को चरा लेते थे तो पशुओं से उनका जीवन व्यापन हो रहा था। दूसरी चीज़, पशुओं का शिकार करके वो अपना क्या कर रहे थे, अपना जीवन व्यापन, अपना पेट भर लेते थे। तीसरी चीज़, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कर रहे थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर भी गवर्नमेंट ने क्या लगा दी थी, बैन लगा दिया था। तो उनके जो लिवलीहुड था वो तो पूरी तरह क्या हो चुका था, बैन हो चुका था। ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे, सम ऑफ देम बिगेन टू बी कॉल्ड क्रिमिनल्स ट्राइब्स, और उनमें से कुछ ट्राइब्स को तो क्या कहा जाने लगा, क्रिमिनल ट्राइब्स, आपराधिक जनजातियां नाम दे दिया गया। कुछ ट्राइब्स को तो क्या नाम दे दिया गया था, आपराधिक जनजातियां, उनको नाम दे दिया गया था। and were forced to work instead in factories, mines and plantations under government's supervision। और उनके ऊपर इस चीज़ का फोर्स किया जा रहा था कि मतलब जो है वो अपनी जो फैक्ट्रीज थी, माइंस, खाने वगैरह थी, प्लांटेशंस, उनके जो बागान थे, अंडर द गवर्नमेंट सुपरविजन, गवर्नमेंट सुपरविजन के अंडर जितने भी माइंस थी, फैक्ट्रीज थी और प्लांटेशंस थे, उनमें वर्क करने के लिए उनके ऊपर क्या बनाया जाता था, दबाव बनाया जाता था। बिकॉज दे हैव नो लिवलीहुड, उनके पास में जीवन व्यापन का कोई भी तरीका नहीं बचा था। इस वजह से वो एक मजबूर थे कहाँ काम करने के लिए, कि गवर्नमेंट के अंडर जितनी भी फैक्ट्री चल रही थी, जितनी भी माइंस चल रही थी, प्लांटेशंस जो भी चल रहे थे, उनके अंडर वो काम करने के लिए क्या थे, मजबूर थे, और उनके ऊपर दबाव भी जो है वो बनाया जाता था। तो देखो, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव्ड वेल बीइंग फॉर द पीपल। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन, मतलब जो नई जो अपॉर्चुनिटीज थी, ठीक है, वो ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव्ड वेल बीइंग फॉर द पीपल, वो लोगों के लिए हमेशा ही जो है किस तरह की नहीं साबित हुई, सकारात्मक जो है या वेलबींग जो है वो साबित नहीं हो रही थी। इन असम बोथ मैन एंड वुमेन फ्रॉम फॉरेस्ट कम्युनिटीज लाइक संथाल एंड अराउंड्स फ्रॉम झारखंड एंड गोंड्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ वर रिक्रूटेड टू वर्क ऑन टी प्लांटेशंस। अब देखो, मतलब इन आसाम में चाय के जो बहुत बड़े बड़े प्लांटेशंस थे, बागान थे, उनमें
काम करने के लिए देखो कौन कौन सी जनजातियों को लाया गया, बोथ मैन एंड वोमेन फ्रॉम फॉरेस्ट कम्युनिटीज, मतलब औरतों की और आदमी दोनों की ही क्या की गई, यहाँ पर भर्तियां की गई। ठीक है, किस तरह से, जैसे कि संथाल एंड अरोन्स फ्रॉम झारखंड, झारखंड की जो अरोन्स और संथाल जनजाति थी उसके आदमी और औरतें दोनों की क्या की गई, भर्ती की गई। इसके अलावा देखो एंड गोंड्स फ्रॉम छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की जो गोंड जनजाति थी वर रिक्रूटेड टू वर्क ऑन टी प्लांटेशंस, असम के जो टी प्लांटेशंस थे, चाय के जो बागान थे, उनमें आदमी और औरतें सभी की क्या की गई, भर्ती की गई। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे अपन देयर वेजेस वर लो एंड कंडीशंस ऑफ वर्क वर वेरी बैड, उनकी जो वेजेस थी, उनकी मजदूरी जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, जबकि उनकी जो कार्य परिस्थितियां थी, वर्क कंडीशंस जो थी वो बहुत ही बुरी थी। ठीक है, मतलब उनको किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल जो है वो नहीं करवाई जा रही थी। ठीक है, उनसे जो है जैसे वर्क की जो टाइमिंग होती है वो 8 आवर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनसे जो है 15 to 17 आवर्स तक उनसे जो है काम करवाया जाता था। वर्क कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा बुरी थी और उनकी वेजेस उनके वर्क कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा क्या थी, कम थी, मजदूरी कम मिल रही थी और काम उनसे ज़्यादा करवाया जा रहा था। ठीक है, दे कुड नॉट रिटर्न इजी टू देयर होम्स विलेज फ्रॉम वेयर दे हैड बीन रिक्रूटेड। अब देखो उनका घर लौटना, ठीक है, या अपने जो मतलब होम विलेज थे, अपने गांव लौटना जो है क्या हो रहा था, बहुत आसान नहीं था। वेयर दे हैड बीन रिक्रूटेड, जहां उनकी भर्ती हो चुकी थी, वहां से वापस वो यदि वो रिटर्न होना चाहते तो वापस वो जो है वहां से आसानी से जा नहीं सकते थे। कहाँ पे, अपने गांव में वापस नहीं जा सकते थे। इस तरह से जो है उनके क्या थे, बहुत बुरे जो है हालात थे। ठीक है बेटा, अब जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है वो देखेंगे बेटा कि देखो यहाँ पे बहुत सारे जो रिबेलियन हुए थे, रिबेलियन इन द फॉरेस्ट, वन में जितने भी रिबेलियन हुए, वन्य जो विद्रोह थे, उनकी अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके बेटा, हैव ए गुड लक।